हेलो युवान, वेलकम यू ऑल। हम लोग बुलिंजर बैंड को डिस्कस कर रहे हैं और ये बुलिंजर बैंड के ऊपर जो पार्ट 1 मैंने आप लोगों को डिलीवर किया वो मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिए। पार्ट 2 से देखने से पहले पार्ट 1 देखना जो है जरूरी है। पार्ट 1 के अंदर मैंने बुलिंजर बैंड का जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताने की कोशिश करी है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप पार्ट 2 में इसको पढ़ते समय यानी कि बुलिंजर बैंड को चार्ट में लगाते समय किन बातों को दिमाग में रखना चाहिए उनके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बुलिंजर बैंड का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। सामने आ गया बुलिंजर बैंड और यहाँ पे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, यानी कि 22 के पैरामीटर्स लगे हुए हैं। बीच में ब्राउन कलर की लाइन जो है वो 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और बाहर का जो बैंड है ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाई 2 है। ठीक है जी। और ये जो लाइन है ये है 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है जी। अब आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बैंड जो है वो पहले से बना हुआ है। बैंड जो है वो पहले से बना हुआ है। ये बैंड बना हुआ है और ये बीच की लाइन है। कैंडल्स जो है वो ऐसे मूव करेंगी, ऐसे मूव करेंगी, ऐसे मूव करेंगी, ऐसे मूव करेंगी। तो एक तो सबसे पहली बात तो ये मिथ है, ये बैंड पहले से नहीं बना हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि ये बैंड आगे बना हुआ है और कैंडल्स पीछे चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो देखेंगे यहां पर जहां पर कैंडल है वहीं पर ही बैंड है। तो जैसे जैसे कैंडल्स बन रही है वैसे वैसे बैंड बन रहा है। बैंड बाद में बन रहा है, पहले कैंडल बन रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि बैंड किससे बन रहा है? कैंडल से बन रहा है। बैंड किससे बन रहा है? डेटा से बन रहा है। डेटा कहां से आ रहा है? कैंडल से आ रहा है। तो कैंडल यानी कि प्राइस यानी कि डेटा जो है वो प्राइमरी थिंग है, बैंड जो है वो सेकेंडरी थिंग है। तो पहले आया डेटा, पहले आया प्राइस, उसके बाद बना बैंड। तो यानी कि ये बैंड जो है वो पहले से मौजूद नहीं है, बैंड जो है वो बाद में बन रहा है। पहले कैंडल बन रही है, या यूं बोल सकते हैं साथ साथ बन रहा है। इधर डेटा आ रहा है, इधर बैंड बन रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले से बैंड बना रखा है और कैंडल मूव करेंगी और ऊपर आएगा तो हम कर देंगे सेल, नीचे बैंड को टच करेगा तो हम कर देंगे बाई। ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं। आ रही बात समझ में? यानी कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अपर बैंड को टच करके कैंडल्स नीचे आ जाएंगी और लोअर बैंड को टच करके कैंडल्स जो हैं वो वापस अपर बैंड को टच करने चली जाएंगी, जैसे कि स्थिति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार काफी समय तक आप इस जोन को देखिए, कैंडल्स जो हैं वो लगातार अपर बैंड की तरफ ही बनी रही। ये निफ्टी का लाइव चार्ट में लगा रहा हूं और उसके बाद आपने देखा कि कैंडल्स जो हैं वो आई, लोअर बैंड को टच किया और सिंपल मूविंग एवरेज को जो कि मिडिल लाइन है टच करने के बाद फिर नीचे आ गई। फिर कैंडल्स ने लोअर बैंड को टच किया और फिर सिंपल मूविंग एवरेज की जो मिडिल लाइन है उसको टच करने के बाद नीचे आ गई। तो गारंटी किसी बात की नहीं है, संभावना है। संभावना क्या है कि भाई आप कोई दुकान चलाते हैं और आप माल लेकर के आते हैं, आपको पता है कि भाई कोई माल आप 100 रुपए का लेकर के आते हैं, तो आपको पता है प्लस माइनस X% की रेंज में ये माल क्या करता है, ये माल जो पीछे से लेकर के आते हैं, खरीद करके लाते हैं, दुकान पे रखते हैं, ये आपको पता है अपने अनुभव से कि भाई ये रेंज जो है ये प्लस माइनस इतना जो है पीछे से माल के रेट में चेंज होता रहता है। तो ये आपको अपने अनुभव के आधार पर पता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पीछे से माल की शॉर्टेज हो गई तो ये माल में क्या हो गया, रेट में स्पाइक आ गई। पीछे से माल की सप्लाई ज्यादा आ गई, माल का प्राइस क्या हो गया, टूट गया। तो संभावना इस बात की है कि जो प्राइस है वो इस बैंड के अंदर मूव करेगा। यानी कि आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है जब कैंडल्स जो हैं वो लोअर बैंड को टच कर रही हो या कैंडल्स जो हैं वो अपर बैंड को टच कर रही हो। ठीक है जी। तो आपके लिए अलर्ट होने का एक मौका है, आपके लिए अलर्ट होने की एक स्थिति है जहां पर आपको ये सावधान हो जाना चाहिए कि लोअर बैंड को अगर कैंडल्स टच कर रही हैं तो यहां से कैंडल्स रिवर्स हो सकती हैं और अपर बैंड की तरफ जाने की कोशिश कर सकती हैं। कोई गारंटी नहीं है कि अपर बैंड की तरफ जाएं या ना जाएं, बीच की जो मिडिल लाइन है वहां से टच करके नीचे आ जाएं। अगर कैंडल्स हो सकता है कि लगातार नीचे के बैंड के वो चिपक करके चलती रहें, या ऐसा भी पॉसिबल है कि कैंडल्स अगर अपर बैंड को टच कर रही हैं तो लगातार अपर बैंड को टच करके चलती रहें। गारंटी जो है वो किसी बात की नहीं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है इस तरह की बातें करते हैं, यूट्यूब पर मैंने वीडियोस भी देखे हैं कि अगर कैंडल अपर बैंड से ऊपर चली जाए तो बिल्कुल एकदम श्योर शॉर्ट रिटर्न है। तो भाई ये टेक्निकल एनालिसिस को इस तरह से प्रेजेंट करना ही मेरे हिसाब से गलत है। ये डेटा है और डेटा का बिहेवियर जो है वो इरेटिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो बात आपको यहाँ पर डे चार्ट के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अलग फिगर दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा दूं तो फिगर क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, फिगर अलग हो जाएगी।
यानी कि जो चार्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। अब 15 मिनट के बजाय मैं 30 मिनट का चार्ट लगा दूंगा तो कैंडल्स जो हैं वो अलग तरह से बनने लगेंगी, बैंड अलग तरह से बन जाएगा। तो कोई बंदा 15 मिनट पे ट्रेड कर रहा है उसको अलग पिक्चर दिखाई दे रही है, 30 मिनट का ट्रेड कर रहा है अलग पिक्चर दिखाई दे रही है, 1 डे का ट्रेड कर रहा है उसको अलग पिक्चर दिखाई दे रही है, 1 आवर पे ट्रेड कर रहा है उसको अलग पिक्चर दिखाई दे रही है। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं तो आप 15 मिनट का कैंडल भी देखो, 15 मिनट के ऊपर भी बैंड को देखो, 30 मिनट पर भी देखो, 1 आवर को भी देखो। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद आपका अनुभव है, आपकी एक्सपर्टीज है, आपकी स्टॉक को लेकर के समझ है। जैसे एक दुकानदार को समझ होती है कि पीछे से माल लेकर के आएगा तो माल में कब तेजी आएगी, कब मंदी आएगी, कब स्टॉक करके रखना है, तो उसी तरह से आपको सिर्फ बुलिंजर बैंड की समझ नहीं होना चाहिए। चीजें जो है वो इतनी आसान नहीं है कि आप बस बैंड देखोगे और दबादब पैसा कमाने लगोगे, सिर्फ कैंडल्स देख करके पैसा आने लगेगा, नहीं। जिस तरह से आपको अपने बच्चे को समझने की जरूरत होती है और उसका भविष्य सुधारने की जरूरत होती है, उसी तरह से आपको स्टॉक का नेचर समझने की जरूरत होती है, तभी आपका भविष्य बन पाएगा। ठीक है, सिर्फ कैंडल्स देख करके ऊपर नीचे देख करके आपको पैसा मिल जाएगा, इस बात की संभावना जो है वो कम है। तो काम करने का तरीका और अप्रोच जो है वो अपनी आप प्रोफेशनल बनाइए, स्टॉक को जानिए, स्टॉक को समझिए, स्टॉक कैसे मूव करता है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, उसका हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड डिविएशन कितना रहा है, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन की रेंज में मूव करता है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन की रेंज में मूव करता है, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन की रेंज में मूव करता है। तो इन सारी बातों को समझिए और सावधान रहिए। लेकिन उसके बावजूद भी बुलिंजर बैंड जो है, अगर आप इसको रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे अक्सर बुलिंजर बैंड जो है आप देखेंगे, जैसे कि ये स्थिति आ रही है तो ये स्थिति आपको सामने दिखा रही है कि यहाँ पर टच करके नीचे आया, फिर निफ्टी ऊपर भागी, फिर नीचे आ गई, लोअर बैंड को टच किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो ये बात जो है ये प्रूवन है ऑलमोस्ट कि अगर आप बुलिंजर बैंड के बेसिस के ऊपर डिसीजन लिएगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो होगी वो रिलेटिवली ज्यादा बेहतर होगी, ज्यादा प्रिसाइज होगी, ज्यादा प्रोफेशनल होगी। लेकिन दिमाग में ये सोच करके चलेंगे कि अपर बैंड को टच करेंगे तो नीचे आना ही आना है, तो ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि लगातार जो है कैंडल्स जो है वो अपर बैंड को ही पकड़ करके चिपक करके चलती रहे या लोअर बैंड को ही पकड़ करके चिपक करके चलती रहे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि डेटा या प्राइस या स्टॉक किस तरह से बिहेव करेगा। हाँ, संभावना जरूर है कि अपर बैंड और लोअर बैंड को टच करने के बाद रिवर्सल जो है वो पॉसिबल है। सो दैट इज ऑल आई कैन टेल यू। मेरे पास इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं है, जितनी मुझे समझ है और जितना मैंने पढ़ रखा है कि और जितना मैंने अनुभव ले रखा है कि कोई कैंडल अगर बैंड के ऊपर निकल जाए तो रिवर्सल जो है वो गारंटीड है, गारंटीड नहीं है। देयर इज नो वर्ड एज सच गारंटी इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। तो इसके साथ ही पार्ट 2 को करूंगा यहीं पर ही वाइंड अप। होपफुली बुलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा और किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए आपको बुलिंजर बैंड को इस्तेमाल करते समय, उस बात को भी आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू अगेन।